बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में तारावती नाम की एक विधवा औरत रहती थी। कुछ साल पहले ही उसके पति का देहांत हो गया था। वह अपने 7 साल के बेटे के साथ रहती थी। उसका लड़का बहुत ही समझदार और होशियार था, जिसका नाम था रमन। एक बार की बात है, कहीं से 3 डकैत एक बक्सा चोरी करके लाए और तारावती के पास आकर बोले, बहन जी, हम 3 मित्र व्यापार के लिए निकले हैं। हमारे पास कुछ जमा पूंजी है। हम यहाँ पर नए हैं और फिर हमारी यहाँ पर किसी से जान पहचान भी नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि इस जोखिम को कहाँ लेकर फिरे। आप इसे रख लीजिए, इसके बदले हम आपको कुछ पैसे दे देंगे और जब तक हम तीनों साथ मिलकर न लौटे तब तक यह बक्सा किसी को मत देना। तारावती ने सोचा, एक ही तो बक्सा रखना है, इसके बदले मुझे पैसे भी मिल रहे हैं। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। कुछ दिन तो घर का काम चलेगा। ठीक है भाई, मुझे लगता है आपका सामान बहुत कीमती है, इसलिए जल्दी से लेकर जाना। यहाँ चोर लुटेरे बहुत घूमते हैं, कहीं उनको पता लग जाए तो यह बक्सा उठा ले जाए। ठीक है बहन, हम तीनों जल्द ही आपसे यह बक्सा लेने आएंगे, आप चिंता मत कीजिए। इतना बोलकर तीनों डकैत वहां से रवाना हुए। वो थोड़ी ही दूर गए थे कि उन्हें एक दूध वाला दिखाई दिया, जो दूध लेकर बेचने जा रहा था। इन लोगों को दूध पीने की इच्छा हुई, मगर पास में बर्तन नहीं था। इसलिए दोनों डकैतों ने अपने तीसरे साथी को कहा, अरे छगन, यहाँ तो हम किसी को नहीं जानते। तुम ऐसा करो, उस औरत के पास जाओ और वहाँ से कोई बर्तन लेकर आओ। तब तक हम लोग यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तीसरा डकैत बर्तन लेने के लिए तारावती की घर की ओर चल पड़ा, लेकिन वह बहुत बड़ा लालची और चालाक आदमी था। रास्ते में उसकी नीयत बिगड़ गई। वो तारावती के पास आकर बोला, बहन जी, हम लोगों का विचार बदल गया है। अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम आज ही दूसरे नगर में चले जाएंगे। इसलिए आप हमारा बक्सा लौटा दीजिए। मेरे दोनों मित्र वहाँ सामने खड़े मेरा इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बक्सा लेने के लिए भेजा है। लेकिन आपके एक साथी ने तो कहा था कि जब तक आप तीनों बक्सा लेने ना आओ तब तक नहीं देना। इसलिए जब तक आप तीनों मिलकर बक्सा लेने नहीं आओगे तब तक मैं बक्सा आपको नहीं दूंगी। अरे बहन जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपकी तसल्ली के लिए अपने साथियों से यह बात पूछवा देता हूँ। आप जरा मेरे साथ बाहर चलिए। जब तारावती बाहर जाने लगी तो उसके लड़के रमन ने टोका, माँ, आप इस आदमी के साथ बाहर मत जाइए। मुझे इसकी नीयत में खोट लग रहा है, इसलिए यह अकेला आया है। बेटा, इतना कीमती सामान हमें क्यों रखना अपने पास? क्या पता कोई चोर लुटेरा इस बक्से को ले जाए और भुगतना हमें पड़े। इसलिए अच्छा यह रहेगा कि इस बक्से को दे दिया जाए। तारावती ने बाहर आकर उसके साथियों की तरफ देखा तो दोनों खड़े हैं। उसने बात पक्की करने के लिए उनको इशारे से पूछा, इसको दे दूं? अरे लगता है वह औरत पूछ रही है कि इसको बर्तन दे दूं। दोनों ने दूर से ही कह दिया, हाँ हाँ हाँ, उसको दे दो। तारावती अंदर आई और वो बक्सा निकालकर तीसरे डकैत को दे दिया। वह तीसरा डकैत दूसरे रास्ते से वहां से रवाना हो गया। दोनों साथियों ने बहुत देर तक इंतजार किया। फिर एक बोला, उस्ताद, यह छगन अब तक क्यों नहीं आया? कहीं अकेला माल लेकर तो फरार नहीं हो गया? अरे मूर्ख, तू कैसी बातें करता है? मैंने उस औरत को कहा था कि जब तक हम तीनों मिलकर ना आए तब तक किसी को बक्सा मत देना। उस्ताद, एक बार चलकर देख तो लो, आखिर क्या बात है? छगन अभी तक क्यों नहीं आया? वह दोनों विचार करने के बाद तारावती के घर पहुंचे। बहन, हमारा एक साथी दूध के लिए बर्तन लेने आया था, वो कहाँ गया? अरे कौन सा दूध, कौन सा बर्तन? उसने तो कहा था आप दोनों वह बक्सा मंगवा रहे हैं और आप लोग वहाँ उसका इंतजार कर रहे हैं। और फिर मैंने आपसे वह बक्सा देने के लिए पूछा था तो आप लोगों ने बोला भी तो था वह बक्सा उसको दे दो। इसलिए मैंने वह बक्सा तुम्हारे साथी को दे दिया। क्या वह अभी तक आपके पास नहीं पहुँचा? तुमने एक आदमी को बक्सा क्यों दे दिया, जबकि हमारी बात तो तीनों को साथ में देने की हुई थी? देखो भाई, जो बात थी वह मैंने आपको बता दी। ज्यादा से ज्यादा आप वह पैसे रख लीजिए जो ज्यादा समय आप मुझे देकर गए थे। लेकिन उन दोनों डकैतों ने तारावती की कोई बात नहीं मानी और बात इतनी बढ़ गई कि राज दरबार तक जा पहुंची। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। मेरा नाम जग्गू है। हम 2 आदमी इस परदेश में नए हैं।
हम व्यापार करने के लिए 3 लोग यहाँ पर आए थे। हमारे पास कुछ जमा पूंजी थी जो हमने इस औरत के पास रख दी थी, और शर्त यह थी कि जब तक हम तीनों लौट कर ना आए तब तक वह जमा पूंजी किसी को ना दे। लेकिन इस औरत ने हमारे सारे पैसे एक ही आदमी को दे दिए। अब आप इसका फैसला कीजिए महाराज। राजा ने तारावती से पूछा, क्यों? क्या इन लोगों ने तुझे कोई बक्सा दिया था और ऐसा कहा था कि जब तीनों मिलकर आए तब लौटाना? जी महाराज, कहा था। तो फिर तुमने एक ही आदमी को बक्सा क्यों दे दिया? अब इन दोनों को भी अपना अपना हिस्सा मिलना चाहिए। अब तुम्हें अपनी जमीन जायदाद, गाय भैंस जो कुछ भी हो वह बेचकर इन लोगों का हिस्सा चुकाना पड़ेगा। यह हमारा आदेश है। इतना सुनकर तारावती रोने लगी। वो विधवा थी और घर में छोटा लड़का था। कमाने वाला कोई था नहीं। अगर संपत्ति नीलाम हो जाएगी तो गुजारा कैसे होगा। अपने भाग्य को रोती पीटती घर जा रही थी कि रास्ते में उसे अपने बेटे रमन को आते देखा। रमन ने अपनी माँ को रोते हुए देखा तो उसे रहा नहीं गया और वह पूछने लगा, माँ, क्या हुआ? अब क्यों रो रही हो? तारावती ने रमन को सारा किस्सा सुनाया। क्या करूं बेटा, मेरी तकदीर ही ऐसी फूटी। न ही मैं उनका बक्सा लेती और न ही हमारे साथ ऐसा होता। माँ, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मुझे ये लोग ठीक नहीं लग रहे, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, ये सब आपके तकदीर का कसूर नहीं है, उस राजा की खोपड़ी का कसूर है। संयोग से राजा भेष बदलकर वहीं से गुजर रहा था। उसने माँ बेटे की बात सुन ली। वो उनके पास आकर पूछने लगा, क्या बात है बेटा, तुम लोग कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो और ये औरत रो क्यों रही है? अरे चाचा जी, बात यह है कि अपने नगर का राजा है, जबकि मैं उन्हें नहीं जानता हूँ। उन्हें न्याय करना नहीं आता। मेरी माताजी के मामले में उन्हें गलत फैसला सुना दिया। उस छोटे से बच्चे की बात सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया और बोला, अगर तुम राजा की जगह होते तो कैसा न्याय करते? अगर राजा को न्याय करवाने की गरज होगी तो मुझे दरबार में बुलाएंगे, फिर मैं न्याय करूँगा। दूसरे दिन राजा ने रमन को बुलाया। तारावती और दोनों डकैतों को भी बुलाया गया। राजा ने पूरा मामला रमन को सौंप दिया। रमन ने मुकदमा चलाते हुए पहले तारावती से पूछा, क्यों माताजी, इन तीनों सज्जनों ने आपको बक्सा संभालने के लिए दिया था? हाँ माताजी, क्या इन तीनों ने यह बात कही थी कि हम तीनों मिलकर बक्सा लेने आए तभी उनको देना? हाँ, कहा था। रमन अब दोनों डकैतों की ओर मुड़कर बोला, अरे फिर तो कोई झगड़े की बात ही नहीं। आपने ऐसे ही कहा था ना कि जब हम तीनों मिलकर आए तभी हमें बक्सा लौटा देना। जी बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे ही हमने इस औरत से तय किया था कि जब हम तीनों मिलकर आए तभी बक्सा लौटाना है। ये है माताजी, तो अभी भी आपको आपका बक्सा लौटाने को तैयार है, मगर आप ही अपनी शर्त मानने से इनकार कर रहे हो। मगर वो कैसे? आप तीनों साथी मिलकर आओ, अभी आपको आपकी अमानत दिलवा देता हूँ। आप तो 2 ही हो, आपका तीसरा साथी कहाँ है? उसे बुला कर लाओ। जब तीनों साथ में आओगे तभी आपका बक्सा मिलेगा। आप बेवजह माताजी को परेशान कर रहे हो। इतना सुनकर दोनों डकैत वहां से रवाना हो गए। सारी सभा दंग रह गई। सच्चा न्याय तोलने वाले प्रतिभा बालक की चतुराई देखकर राजा भी बड़ा प्रभावित हुआ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में राजपाल नाम का एक आदमी रहता था, जिसके 3 बेटे थे। 2 बड़े बेटे उसकी पहली पत्नी से थे और छोटा बेटा जिसका नाम दीवान था, वो उसकी दूसरी पत्नी से। दीवान बहुत ही समझदार और बुद्धिमान था, परंतु उसके भाई उसे बचपन से ही प्यार नहीं करते थे। पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाइयों ने सारी जमा पूंजी आपस में बांट ली और छोटे भाई को केवल एक पुराना घर और 2 बकरी ही दी और कहा, गाय जब बर्फ के छेद में पानी पीती है तो बछड़ा बर्फ चाटता रहता है। दीवान ने न भाइयों से बहस की और न ही उनसे झगड़ा। उसने मन ही मन कहा, कोई बात नहीं, किसी न किसी तरह गुजारा कर लूंगा। धनी होने से ईमानदार होना अच्छा है। कुछ समय पश्चात दीवान को एक गरीब लड़की पसंद आई। उसने उससे विवाह कर लिया और अपनी युवा पत्नी के साथ सुख चैन से रहने लगा। 1 वर्ष बीत गया। एक बार बड़े भाइयों ने छोटे भाई को अपने पास बुलाया और कहा, दीवान, हमें उड़ती उड़ती खबर मिली है कि राजा सूर्य प्रताप की राजधानी में बकरियों का भाव चढ़ गया है। हम बकरियों को वहाँ बेचने जाना चाहते हैं। जरा रास्ते में हमारी बकरियों को संभालने में हमारी मदद कर दो
अगर सौदा अच्छा रहा तो हम तुम्हें एक अच्छी सी गाय दे देंगे। इनाम के लिए धन्यवाद बड़े भाई, पर मैं तो बिना किसी इनाम के ही तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। यह तो बहुत अच्छी बात है। पिताजी तुम्हारी नेक दिली के लिए तारीफ के पुल यूं ही थोड़े ही बांधते थे। भाई तुम सफर की तैयारी करो, हम सुबह जल्दी ही निकल जाएंगे। सुबह दीवान अपनी पत्नी से विदा लेने लगा। अच्छा प्रिय, मैं चलता हूँ, काम खत्म करके जल्दी ही लौटूंगा। प्रिय, तुम्हारी यात्रा सफल रही। जब लौट कर आओगे तो तुम्हारा बेटा यानी अपनी पहली संतान पालने में तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। दीवान को बकरियों के साथ काफी भटकना पड़ा, क्योंकि बड़े भाई उसे अपने साथ इसलिए तो ले गए थे जिससे कि उन्हें कम से कम काम करना पड़े। किंतु अपनी पत्नी की पहली संतान के बारे में कहे शब्द याद करके उसने न थकान की परवाह की और न ही दूरी की। तीनों भाई राजधानी में पहुंचे। उन्होंने बाजार के पास बकरियों के लिए एक बाड़ा किराए पर लिया और रात को वहीं डेरा जमाया। उन्होंने अपने काम निपटाए ही थे कि घोड़ों की टापें सुनाई दी और बाड़े के बाहर राजा सूर्य प्रताप के सिपाही आ गए और उनके मुखिया बोले, ऐ सौदागरों, अपनी बकरियों को यहीं छोड़ो और हमारे साथ चलो। राजा सूर्य प्रताप ने तुम्हें अपने सामने हाजिर होने का हुक्म दिया है। बड़े भाई डर गए, पर छोटे ने उन्हें दिलासा दिलाई। हमने कोई बुरा काम नहीं किया है और राजा सूर्य प्रताप हमारा बुरा नहीं करेंगे। केवल उसके साथ आदर पूर्वक पेश होना है और उसके प्रश्नों का उत्तर सोच समझ कर देना है। सचमुच जब भाइयों को महल में लाया गया तो राजा उनसे बिना किसी प्रकार की सख्ती दिखाए बातचीत करने लगा। हर मौसम में अलग अलग फसल होती है और हर देश में अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। हमारे यहाँ ऐसा दस्तूर है, जो कोई राजधानी में अपना माल बेचने आता है उसे राजा सूर्य प्रताप के सामने हाजिर होकर उसकी कही पहेली बुझानी होती है। पहेली बुझाने वाले को पुरस्कार के रूप में व्यापार करने की आज्ञा प्रदान की जाती है और जो नहीं बुझा पाता उसे हम अपने राज्य से निकाल देते हैं। अपनी परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। ये 3 पहेलियां सुनो और उन्हें बुझाओ। पहली पहेली है, घोड़े से ऊंची और कुत्ते से छोटी यह क्या चीज है? दूसरी, जिंदा से मरा पैदा होता है, मरे से जिंदा यह क्या होता है? तीसरी है, घोंसला 1 उकाब 40 ये क्या चीज होती है? जब तक बड़े भाई माथे पर बल डाले आंखें झपकाते रहे, छोटा भाई आगे निकला और बोला, महाराज आपकी आज्ञा हो तो बोलूं, मैं तीनों पहेलियां बुझा चुका हूँ। राजा सूर्य प्रताप ने आश्चर्य व्यक्त किया। असंभव। दीवान बोला, घोड़े से ऊंची और कुत्ते से छोटी काठी होती है। महाराज ठीक कहा ना, जिंदा से मरा पैदा होता है, यह अंडा होता है, और मरे से जिंदा यानी कि चिड़िया का बच्चा। घोंसला 1 उकाब 40 यानी कि तीर और तरकस। ठीक कहा ना महाराज? राजा सूर्य प्रताप ने सराहना की दृष्टि से बाकी नौजवान की ओर देखा। अगर तुम मेरे 3 और सवालों का जवाब दोगे तो मैं तुम्हें बहुत कीमती भेंट दूंगा। कहिए महाराज, आपके 3 सवाल क्या है? कौन सा पत्थर सबसे भारी होता है? वह जो हमारे सिर पर गिरे। ठीक। तलवार से तेज कौन सी चीज होती है? जबान तलवार से तेज होती है। ठीक कहा। ऐसी कौन सी बात है जिसे दुनिया में कोई नहीं जानता? कोई भी विद्वान से विद्वान मनुष्य यह नहीं जानता कि अगले क्षण उसके साथ क्या होने वाला है। तुम्हारी बुद्धि काफी तेज है नौजवान। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कहाँ के हो और तुम्हारा नाम क्या है। हो सकता है मुझे आगे तुम्हारी जरूरत पड़े। महाराज मेरा नाम दीवान है और ये मेरे बड़े भाई है और हम झज्जर नगर के निवासी हैं। राजा ने दीवान के बड़े भाइयों से कहा, हालांकि तुम में मेरी पहेलियां बुझाने की अक्ल नहीं है, पर तुम्हारे छोटे भाई की खातिर मैं तुम लोगों को अपने जानवर बेचने तक राजधानी में रुकने की अनुमति देता हूँ, समझे? राजा सूर्य प्रताप ने अपने बड़े वजीर को दीवान को फौरन अशर्फियों की थैली देने को कहा। भाइयों ने राजा सूर्य प्रताप को धन्यवाद दिया और वहां से रवाना हुए। अगले दिन
तीनों भाइयों ने थोड़े से समय में बकरियों को भारी नफे में बेच दिया और वहां से चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर बड़े भाई आमदनी का बंटवारा करने लगे तो छोटा भाई बोला, भाइयों ऐसा करते हैं, जो सोना मुझे राजा सूर्य प्रताप ने दिया था उसमें से कुछ मैं आपको दे देता हूँ, जिससे हम तीनों के पास बराबर बराबर सोना हो जाएगा। बड़े भाइयों ने बिना झिझक के उसकी अशर्फियां ले ली, किंतु दीवान की उदारता से उनके लालच की आग बुझी नहीं बल्कि और बढ़ गई। अब उन्हें राजा सूर्य प्रताप की थैली में रखी सारी अशर्फियां हड़पने की इच्छा होने लगी। वे जानबूझकर रास्ते में पीछे रहकर साजिश करने लगे। चलो दीवान को जान से मार देते हैं, लोगों से कहेंगे कि रास्ते में उसे सांप ने काट लिया, गवाह कोई है नहीं, कौन हमारा पर्दाफाश करेगा। और वे छुरे निकालकर दीवान की तरह चलने लगे। दीवान ने जब उन्हें नंगे छुरे लिए आते देखा तो वह उन लालचियों को उस पर दया करने के लिए मनाने लगा। भाइयों आप मेरा खून बहाकर क्या करेंगे, मेरा सारा धन ले लीजिए पर मेरी जान बख्श दीजिए, भगवान के लिए मेरा घर मत उजाड़िए। वाह रे वाह, हम तुझ पर दया करेंगे तो तू राजा सूर्य प्रताप के पास जाकर हमारा पर्दाफाश कर देगा। राजा सूर्य प्रताप हमें तेरी शिकायत पर मौत की सजा सुना देंगे और तुझे हमारी सारी संपत्ति मिल जाएगी। तू कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, पर हमें धोखा नहीं दे सकता। अगर आप लोगों के दिल में जरा भी दया नहीं है तो मुझे मार डालिए, पर कम से कम मेरी अंतिम इच्छा तो पूरी कर दीजिए। तू क्या चाहता है? अगर घर लौटने पर आप लोगों को मालूम पड़े कि मेरे बेटा पैदा हुआ है तो मेरी पत्नी से कह दीजिए कि वह लड़के का नाम दुहाई रखे, यही मेरी अंतिम इच्छा है। अरे ऐसी इच्छा पूरी करने में हमारा कुछ नहीं जाता, ऐसा ही होगा। हम तेरी अंतिम इच्छा पूरी करने का वादा करते हैं। और उन्होंने अपने सगे भाई पर छुरे चला दिए। 10 वर्ष बीत गए। राजा सूर्य प्रताप बूढ़ा हो गया पर अभी ठीक ठाक था, लेकिन उसका बड़ा वजीर पूर्णतः जरा जीर्ण हो चुका था और अपने स्वामी की न सेवा करने योग्य रहा न ही उसे सलाह देने योग्य। तब राजा सूर्य प्रताप को उस बुद्धिमान नौजवान की याद आई जिसने उसकी सारी पहेलियां बिना अटके सुलझा दी थी, और उसने उसे अपने दरबार में लाने तथा बड़ा वजीर बनाने का फैसला किया। राजा सूर्य प्रताप ने घोड़ों पर काठियां कसने का हुक्म दिया और अपने अंगरक्षकों के साथ चल पड़ा। खोज काफी दिनों तक जारी रही। एक दिन घुड़सवार किसी गांव के पास पहुंचे और अचानक उन्हें दूर से आती आवाज सुनाई दी, दुहाई दुहाई दुहाई। मेरे पीछे पीछे चलो, वहाँ कोई किसी स्त्री को सता रहा है, जल्दी से उसकी मदद को चलना चाहिए। जब स्त्री के सामने अचानक राजा सूर्य प्रताप आ पहुंचे तो वह डर गई। राजा सूर्य प्रताप ने उससे स्नेह पूर्वक पूछा, क्या हुआ है औरत, तुम दुहाई दुहाई क्यों चिल्ला रही थी? तुम्हें किसने सताया? महाराज मुझे किसी ने नहीं सताया, दुहाई तो मेरे बेटे का नाम है। वह लड़कों के साथ जंगल की तरफ भागा है, खाने का समय हो गया है इसलिए मैं उसे आवाज दे रही थी। राजा सूर्य प्रताप को आश्चर्य हुआ। कितना विचित्र नाम है, मैंने पहली बार ऐसा नाम सुना है। तुम्हें और तुम्हारे पति को अपने बेटे का यह नाम रखने की कैसे सूझी? महाराज आज से 10 वर्ष पहले मेरे पति अपने 2 भाइयों के साथ महाराजा सूर्य प्रताप की राजधानी गए थे और लौटते समय रास्ते में वह सांप के काटने से मर गया, पर मरने से पहले उन्होंने अपना प्रथम बालक का नाम दुहाई रखने की इच्छा व्यक्त की थी। यह बताओ कि तुम्हारे पति का नाम क्या था? दीवान तो नहीं था? जी हाँ, उनका नाम दीवान ही था। अब मुझे सारी बात समझ में आ गई। बुद्धिमान और नेक आदमी सांप के काटने से नहीं, लोगों के द्वेष के कारण मारा गया है। अपने बेटे का नाम दुहाई रखने को कहकर उसने अंतिम क्षण में अपने मरने की खबर भिजवाई थी। राजा सोच में पड़ गया। उसके चेहरे पर व्याकुलता झलकने लगी। फिर कुछ देर बाद वह बोला, हे स्त्री, अब यह बताओ कि उन हत्यारे भाइयों ने तुम्हें दीवान की अशर्फियां दी थी या नहीं? मुझ मूर्ख को क्षमा करे महाराज, पर मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। हमारे पास न तो कोई फूटी कोड़ी है न पहले कभी थी। मेरे पति के भाइयों ने मुझसे 2 बकरियों को भी छीन लिया जो बंटवारे के समय उन्होंने मेरे पति को दी थी। उन हत्यारों को मेरे सामने पेश किया जाए।
राजा की बात मानकर सिपाही दीवान के भाइयों को ले आए। राजा ने उनसे क्रोधित होकर पूछा, तुम लोगों ने अपने छोटे भाई को किस लिए मारा था? सच सच बताओ, वरना तुम्हारे सिर अभी कलम करवा दिए जाएंगे। दोनों भाई समझ गए कि झूठ बोलने में कोई फायदा नहीं है, इसलिए उन्होंने सारी बात सच सच बता दी। महाराज हमें माफ कर दीजिए, हमने असरफियों के लालच में अपने भाई को मार डाला। दीवान की अजहरफियां कहाँ हैं जो हमने उसको जाते समय दी थी? जल्दी बताओ। महाराज वो हमारे पास ही रखी है, हम अभी लेकर आते हैं। इतना बोलकर वो दोनों जल्दी से घर की ओर गए और अशरफियां लाकर दीवान की पत्नी को दे दी। उसी समय दुहाई भागता हुआ आया। वह अपनी माँ की तरफ लपका ही था कि राजा सूर्य प्रताप ने उसे अपने पास बुलाया और उससे पूछा, तुम्हें पहेली बुझाना आता है दुहाई? आता है महाराज। तो फिर बताओ, कमंद रंग बिरंगी, इधर छुए एक टेकरी तो उधर दूसरी, ये क्या चीज है? इंद्रधनुष। शाबाश, तुम बिल्कुल अपने पिता जैसे बुद्धिमान हो। तुम मेरे साथ महल में चलोगे, वहाँ पढ़ोगे और मेरी सेवा करोगे, और बड़े हो जाने पर जब ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो मैं तुम्हें अपना वजीर बना दूंगा। महाराज, आपके पास नौकरों की कमी नहीं है, मगर मेरी माँ के पास एक ही नौकर है, एक ही सलाहकार और एक ही रक्षक है, और वह मैं हूँ। मुझे अपनी माँ के पास ही रहने की इजाजत दीजिए महाराज। राजा उस बालक की बात मानकर अपनी राजधानी की तरफ चल दिया। यह कहानी एक दामोदर नाम के व्यक्ति की है। उसके पास एक बहुत बड़ा खेत था। वह अपने खेत में खेती किया करता था। इससे उसका गुजारा काफी अच्छा चल रहा था। दामोदर अपनी बेटी तारा के साथ रहता था। कुछ वर्ष पहले ही उसकी पत्नी का देहांत हो गया था। उसने अपनी बेटी को खूब पढ़ाया लिखाया था। दामोदर तारा के लिए एक योग्य वर की तलाश करने लगा, परंतु इस बात से तारा खुश नहीं थी। एक दिन तारा ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे किसी से विवाह नहीं करना। अरे मेरी प्यारी बच्ची, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि एक न एक दिन लड़कियों को विवाह करके अपने घर जाना ही होता है। क्यों पिताजी, क्या यह मेरा घर नहीं है? अरे नहीं मेरी बच्ची, यह तू कैसी बातें कर रही है? यह जो कुछ भी है सब तेरा ही तो है। तो फिर पिताजी, मैंने आपसे कहा ना कि मुझे विवाह नहीं करना। अगर मैं विवाह करके चली गई तो मेरे जाने के बाद आप बिल्कुल अकेले रह जाएंगे, और उसके बाद आपका ध्यान कौन रखेगा? बेटी, मैं तो कुछ वर्षों का मेहमान हूँ। मेरे जाने के बाद तेरा क्या होगा? उसके बाद तू अकेली रह जाएगी। इसलिए अच्छा यही है कि तू अभी समय से विवाह कर ले, ताकि तू अपने घर में आराम से रह सके और तुझे किसी बात की चिंता ना हो। इतना कहकर दामोदर खेत में चला जाता है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन दामोदर का एक रिश्तेदार उसके पास आता है और उससे कहता है, अरे भाई दामोदर, मैंने तुम्हारी बेटे के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता ढूंढा है। लड़का शहर में नौकरी करता है, उसका घर बार और लड़का भी बहुत ही अच्छा है, इसलिए तुम तारा बिटिया का रिश्ता उसी से कर दो। तब दामोदर उसकी बात मान लेता है और उसके बाद लड़के के घर वाले तारा को देखने आते हैं। दामोदर को वह लड़का पसंद आ जाता है। लड़के वाले दामोदर से जितने दहेज की मांग करते हैं, दामोदर उतना दहेज देने के लिए मान जाता है। दामोदर सोचता है, आखिर तारा मेरी इकलौती बेटी है, क्यों न मैं उसका विवाह बड़ी धूमधाम से करूं। आखिर मुझे ये जमीन जायदाद अपने साथ थोड़े ही लेकर जानी है। दामोदर अपना आधा खेत बेचने का निर्णय लेता है और अपनी बेटी का विवाह चंदू के साथ धूमधाम से कर देता है। शुरुआत में तो सब सही चल रहा था। तारा का पति शहर में नौकरी करता था, इसलिए वह कई दिनों बाद ही घर आया करता था। तारा की सास कलावती और उसकी ननंद चंपा दोनों बहुत ही घमंडी थी। तारा जब भी खाना बनाती, वे दोनों हमेशा उसके खाने में कमियां निकालती। हे भगवान, कितना बेस्वाद खाना बनाया है, इसे देखकर तो मेरा मन ही भर गया। माँ जी, आखिर खाने में कमी क्या है? एक तो गलती करती है और ऊपर से जबान भी लड़ाती है। नहीं माँ जी, आप मुझे गलत समझ रही है। भाभी, क्यों आप खामखा माँ से बहस कर रही हो? आगे से खाना ठीक से बनाना। तारा कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहाँ से चली जाती। एक दिन कलावती तारा के कमरे में जाती है और उससे कहती है,
ला बहू, तेरे पास जितने भी गहने हैं सब मुझे दे दे। परंतु माँ जी, वह गहने तो मेरे हैं, आप इन गहनों का क्या करोगी? भगवान, कैसी बहू दे दी तूने मुझे। अरे तू तो मुझसे हर बात में बहस करने लग जाती है। माँ जी, मैं आपसे बहस नहीं कर रही हूँ, मैं तो केवल आपसे पूछ रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैंने कहा ना, चुपचाप वो गहने मुझे ला कर दे दे। अरे मैं इस घर की बड़ी हूँ और सारी जिम्मेदारी मेरी है, मैं इन गहनों को अपने पास संभाल कर रख लूंगी। तारा अपनी सास की बात मान जाती है और अपने सारे गहने कलावती को दे देती है। कलावती और चंपा सारा दिन हुक्म चलाती और तारा से सारा घर का काम करवाती। एक दिन कलावती चंपा से कहती है, तुझे पता है, जो हमारी पड़ोसन है ना, वह बता रही थी कि उसकी बहू कितना दहेज लेकर आई है। वह तो अपनी बहू की खूब तारीफ कर रही थी, और एक हमारी बहू को देखो, जो उसने हमें इतने कम में निपटा दिया। अरे हमारा बेटा तो हीरा है, हीरा। ऐसे बेटे के लिए तो ज्यादा दहेज बनता था। अरे माँ, तो अब और मांग लो ना। तुम भाभी को बोलो कि वह अपने पिता से कुछ रुपए लेकर आएगी। वैसे भी भाभी अपने पिता की इकलौती संतान है, तो जो भी उसकी जमीन जायदाद है वह सब भाभी की ही तो हुई। हाँ, तू बिल्कुल सही कह रही है। कलावती तारा के पास जाकर उससे कहती है, हमें और दहेज चाहिए। तुमने उस समय हमें बहुत ही कम दहेज दिया था। माँ जी, आपने मेरे पिताजी से जितना कहा था, उन्होंने उससे ज्यादा ही दिया था। उन्होंने दहेज की वजह से अपने आधे से ज्यादा खेत बेच दिया। अब भला मेरे पिता पैसे कहाँ से लाएंगे? उनके पास जितनी भी जमा पूंजी थी, उन्होंने वो भी दे दी थी। तब मैं कुछ नहीं जानती, मुझे और दहेज चाहिए। इस बारे में तू अपने पिता से जाकर बात कर। मैं अपने पिता से पैसे मांगने नहीं जाऊंगी। ठीक है, मैं तुझे अभी बताती हूँ। कलावती तारा को खूब मारती है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन कलावती तारा से फिर से कहती है, बहू, मेरी बात तेरे समझ में नहीं आती। मैंने कितनी बार तुमसे कह लिया कि अपने पिता से कुछ पैसे मांग कर ला, पर तू है जो मेरी बात सुनती ही नहीं। माँ जी, मैंने भी आपसे कितनी बार कह लिया कि मैं अपने पिता से पैसे नहीं लाऊंगी तो नहीं लाऊंगी। अगर पैसे नहीं लाएगी तो निकल जा मेरे घर से। जब तक पैसे लेकर ना आए तब तक इस घर में मत घुसना। माँ जी, भगवान के लिए आप मेरे साथ ऐसा ना करें। मेरे पिता के पास अब देने के लिए कुछ भी नहीं है। कलावती और चंपा दोनों ही उसकी एक भी बात नहीं सुनते और उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद तारा अपने पिता के पास आ जाती है और उन्हें सारी बात बता देती है। तब दामोदर कहता है, कोई बात नहीं बेटी, मैं तुझे कुछ रुपए दे देता हूँ। कम से कम इससे तेरा घर तो बर्बाद नहीं होगा। नहीं पिताजी, आप ऐसा मत कीजिए, यह सब गलत है। वह लोग दहेज के भूखे हैं। अगर आप एक बार दोगे तो वह बार बार मांगेगी। मैं तुम्हारे ससुराल वालों से जाकर बात करता हूँ और उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद वह मेरी बात मान जाए। दामोदर कलावती के पास जाता है और उससे कहता है, देखिए समधन जी, आप मेरी बेटी के साथ जो व्यवहार कर रही है वो गलत है। कलावती दामोदर की किसी बात पर ध्यान नहीं देती और बार बार उससे पैसों की मांग करती है। ठीक है, मैं अपना खेत बेचकर आपको पैसे दे दूंगा, परंतु इसके बारे में तारा को पता नहीं चलना चाहिए और ना ही आप दोबारा कभी उस पर हाथ उठाएंगी। ठीक है, अगर तुम हमें पैसे दे दोगे तो हम तुम्हारी बेटी को कभी परेशान नहीं करेंगे। दामोदर अपने घर आ जाता है और अपनी बेटी को समझाता है। बेटा, मैंने तुम्हारे ससुराल वालों को समझाया है और अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए वह आगे से तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। अब तुम अपने घर जा सकती हो। तारा अपने पिता की बात मान जाती है और वापस अपने ससुराल लौट जाती है। दामोदर अपने खेत का बचा हुआ हिस्सा भी बेचकर उससे जितने भी पैसे मिलते हैं वह सब कलावती को दे देता है। मैंने अपनी बेटी की खातिर अपनी सारी जमीन बेच दी, अब भगवान के लिए उससे कुछ मत कहना। कलावती बहुत खुश हो जाती है और वह कुछ दिनों के लिए तारा को परेशान करना बंद कर देती है, परंतु कलावती दोबारा अपना असली रंग दिखाने लग जाती है। तारा अपनी सास के सारे जुल्म सहती। वह सोचती, कम से कम मेरी सास अब पैसे की मांग तो नहीं कर रही। एक दिन तारा अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे कुछ दिन के लिए अपने पिता के पास जाना है। कई दिन से मुझे लग रहा है कि वह जरूर किसी परेशानी में है। तुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। माँ जी,
मेरे पिता अकेले रहते हैं और मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। मेरा इतना तो अधिकार बनता है कि मैं एक बार उनसे जाकर मिलूं और उनका हाल चाल पूछ लूं। मैंने बोल दिया ना, कहीं नहीं जाना तो कहीं नहीं जाना, समझ गई ना तुम? तारा मन मारकर रह जाती है। इस तरह कुछ महीने बीत जाते हैं, मगर यह सब तारा कब तक बर्दाश्त करती। इसलिए वह निर्णय करती है कि आज तो वह अपने पिता से मिलने जरूर जाएगी। तब वो कलावती के पास जाती है और कहती है, माँ जी, मुझे अपने पिता से मिलना है, कृपया करके आप मुझे जाने दीजिए। अरे, मेरी बात तेरे दिमाग में नहीं घुसती? मैंने कितनी बार तुझे बोल दिया तू कहीं नहीं जाएगी। अगर तू गई तो इस घर में तुम्हें कभी वापस नहीं आने दूंगी। ठीक है माँ जी, पर मुझे अपने पिता से मिलना ही होगा, इसलिए मैं उनसे मिलने आज जरूर जाऊंगी। कलावती तारा को रोकती है, पर तारा उसकी कोई बात नहीं सुनती और वह अपने पिता से मिलने अपने मायके चली जाती है। जब तारा वहाँ पर आकर देखती है तो कोई और ही व्यक्ति मिलता है। तारा उस व्यक्ति से पूछती है, आप कौन हैं और मेरे पिता के घर में क्या कर रही हैं? अब ये हमारा घर है। हमने कुछ महीने पहले ही दामोदर नाम के एक व्यक्ति से इस घर को खरीदा है। जब तारा ये बात सुनती है तो उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है। तारा घर के बाहर बैठकर रोने लगती है। वह सोचती है, आखिर मेरे पिता ने ऐसा क्यों किया और वह अब कहाँ चले गए? तारा की ऐसी हालत देखकर उसका पड़ोसी उसके पास आता है और उसे सारी बात बता देता है। बेटा, तुम्हारी सास एक दिन यहाँ आई थी और बार बार पैसों की मांग कर रही थी। उसने तुम्हारे पिता को धमकी दी थी कि अगर वह उसे और पैसे नहीं देगा तो वह तुम्हें घर से बाहर निकाल देगी। तब दामोदर ने अपने इस घर को भी बेच दिया। चाचा जी, क्या आप जानते हैं कि मेरे पिता इस समय कहाँ पर है? मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे क्योंकि काफी समय से उनकी तबीयत खराब चल रही थी और कुछ दिन पहले ही उनका देहांत हो गया। जब तारा यह बात सुनती है तो उसे बहुत गहरा झटका लगता है। थोड़ी देर बाद वह अपने ससुराल चली जाती है। अपने ससुराल पहुंचकर वह कलावती से कहती है, निकल गई तुम्हारे मन की भड़ास, मिल गए तुम्हें पैसे, अब तो खुश हो गई ना तू। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया है वो अच्छा नहीं किया। तुझे अपने कर्मों का फल एक दिन जरूर भुगतना होगा। और रही बात मेरी, तो मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए यह घर छोड़कर। मैं कसम खाती हूँ इस घर में मरते दम तक नहीं आऊंगी। इतना बोलकर तारा हमेशा के लिए अपना ससुराल छोड़कर चली जाती है। कुछ दिन बाद चंदू वापस घर आता है। माँ जी, आप सब लोग इतने उदास क्यों हैं? और तारा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। बेटा, तारा यह घर छोड़कर चली गई। तेरे जाने के बाद उसने हम पर बहुत जुल्म किया। वह मुझे और तेरी बहन को घर से बाहर निकाल रही थी, लेकिन शुक्र है तुम्हारे चाचा जी का जो समय पर आ गए। उन्होंने तुम्हारे ससुर जी को बुलाया और तारा को उसके साथ ही भेज दिया। परंतु चंदू को उन सब बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए वह तारा के घर जाने का निर्णय लेता है और वहां जाकर देखता है कि अब वहां पर कोई और रहने लगा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद वह उनके पड़ोसी से पूछता है, चाचा जी, तारा और पिताजी कहाँ हैं? और ये लोग कौन हैं जो उनके घर में घुसे हैं? वह व्यक्ति चंदू को सारी बात बता देता है। जब चंदू ये सब बात सुनता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मेरे पीछे से तारा के साथ कितना सब कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। धिक्कार है मुझ पर। उसके बाद वह अपने घर जाता है और कलावती से कहता है, माँ, आपने जो कुछ भी तारा के साथ किया वह बहुत ही गलत किया है। आखिर हमारे पास किस चीज की कमी थी जो आपने पैसों की खातिर उनको इतना परेशान किया? इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा और आज के बाद मैं आपके साथ भी नहीं रहूंगा और अपने मरते दम तक आपका चेहरा नहीं देखूंगा। जब कलावती यह सब बात सुनती है तो वह रोने लगती है। बेटा, भगवान के लिए मुझे माफ कर दे। अगर तू मुझे छोड़कर चला गया तो मैं किसके सहारे रहूंगी? कौन है मेरा जो बुढ़ापे में मेरी देखभाल करेगा? परंतु इस बार चंदू उसे क्षमा नहीं करता और अपना घर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद चंदू तारा को ढूंढता है और उसे पता चलता है कि तारा वहीं पास के गांव में रहती है। तब वो तारा के पास जाता है। तारा, मेरे साथ चलो। तुम बिना मेरा इंतजार किए घर छोड़कर कैसे आ गई? कम से कम मेरे आने का तो इंतजार कर लिया होता। तुम्हारा इंतजार कर लेती, लेकिन कब तक? तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद मेरे साथ कितना जुल्म हुआ।
तुम्हारी माँ ने पैसे के लालच में मेरे पिता को खत्म कर दिया। मैंने कसम खाई है कि मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सब सच्चाई पता चल गई है। इसलिए मैं भी वो घर हमेशा के लिए छोड़कर तुम्हारे पास आ गया हूँ। मैं अब वहाँ कभी नहीं जाऊंगा और तुम्हें शहर में अपने पास ही रखूंगा। तारा ये सब बात सुनती है तो वह चंदू के साथ चलने को तैयार हो जाती है। उसके बाद वो कभी अपनी माँ से नहीं मिले